नमस्ते दोस्तों, आप सभी का मैं एक बार फिर से स्वागत करता हूँ और साथ ही धन्यवाद करता हूँ आप सबका जो मुझे आप इतना प्यार दे रहे हैं। दोस्तों, हम लोग ये जो न्यू वीडियोज़ आपके पास लेके आते हैं, उनका मकसद सिर्फ़ यही है कि आपको कैसे हम लोग घर बैठे ही वो जानकारी दें जिनकी आपको ज़रूरत है। इसी के दौरान मैंने ये अनुभव किया कि कई प्रैक्टिशनरों से मेरी बात होती है, तो उनको कई प्रकार की दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। उनको प्रैक्टिस में कई तरह की दिक्कत आती हैं, तो हम लोग एक नई सीरीज़ स्टार्ट करने जा रहे हैं। पार्ट्स में वो सीरीज़ हम देंगे कि कैसे एक गाइडलाइन एक प्रैक्टिशनर्स को होनी चाहिए। स्पेसिफिक में जो प्रैक्टिस कर रहे हैं, हमारे सिस्टम में जो प्रैक्टिस कर रहे हैं, उनके लिए एक गाइडलाइन होनी चाहिए। दोस्तों, आपने देखा होगा कि दूसरे जितने भी सिस्टम्स हैं, उनके अंदर एक गाइडलाइन उनको मिलती है, एक अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन होती है, एक रजिस्ट्रेशन बॉडी होती है, जो पहले खुद रिसर्च करके टॉप मोस्ट एक्सपर्ट्स के साथ मिलकर कुछ रिसर्च एंड एनालाइज करके वो अपने मेंबर्स को देते हैं। दोस्तों, उसी के मद्देनज़र हमने भी इंटरनेशनल लेवल पर कई कंट्रियों के एक्सपर्ट के साथ मिलकर हम लोगों ने एक प्लेटफॉर्म तैयार किया है, जो कि मैं आपको समय-समय पर उसके बारे में बताता रहता हूँ। दोस्तों, उस रिसर्च का, उस प्लेटफॉर्म का यही फ़ायदा हुआ कि हमारे सिस्टम में भी एक हाई स्टैंडर्ड आया। हाँ दोस्तों, आज जो मैं आपके साथ कुछ ऐसे टॉपिक लेके आया हूँ, जिनको हम लोग समय-समय पर आपके समक्ष रखेंगे। उनमें से एक है गाइडलाइन फॉर द प्रैक्टिशनर। दोस्तों, इस गाइडलाइन के अंदर हम आपको गाइड करेंगे कि प्रैक्टिशनर्स के क्या कर्तव्य होते हैं, जो कि उनको अपनाने चाहिए। हम लेके आए हैं आपके समक्ष एक ऐसा एपिसोड जिसके अंदर हम जानकारी देंगे कि वो गाइडलाइन क्या होती है। दोस्तों, आपने सुना होगा कि कोड ऑफ एथिक्स जो होते हैं, एक प्रैक्टिशनर्स को मिलते हैं कि उसको प्रैक्टिस में कौन से वो पॉइंट्स हैं जो उनको अपनाने चाहिए, ताकि प्रैक्टिस में उनके साथ-साथ सिस्टम का और पब्लिक का भला हो, मरीजों का भला हो। तो आइए जानते हैं दोस्तों कि हम लोग किस तरीके से आप लोगों को इसके अंदर ट्रेन करेंगे। गाइडलाइन फॉर प्रैक्टिशनर्स ऑफ स्पेसिफिक थेरेपी। इसके अंदर दोस्तों हम आपको बताएंगे कि क्या कोड ऑफ एथिक्स होते हैं, जिसको कि गुड मेडिकल प्रैक्टिस कहते हैं। आपने सुना होगा जीएमपी। दोस्तों, ये जीएमपी हम आपको इस इस एपिसोड के माध्यम से आपको ट्रेन करेंगे कि आपको जानकारी देंगे कि आपने वो चीज़ों की जानकारी देंगे जो कि आपने कभी ना पढ़ी होगी, ना आपको पढ़ाया गया होगा, ना ही उसके ऊपर कभी किसी का ध्यान आया है। दोस्तों, वो है ये कि एक गाइडलाइन आपको एक प्रैक्टिशनर को मिलती है। आज तक सबने जीएमपी मैन्युफैक्चरिंग जो मेडिसिन्स होती हैं, जो मेडिसिन्स बनती हैं, उसी के अंदर ये सुना होगा। आपने देखा होगा कि जितनी भी कंपनीज हैं वो जीएमपी प्रैक्टिस को फॉलो करती हैं। उसका मतलब होता है कि आपको आपकी जो कंपनी है उसके अंदर इतने ज़्यादा हाई स्टैंडर्ड्स और उनको फॉलो किया गया है कि उनको सर्टिफाइड किया गया है कि हम लोग जीएमपी सर्टिफाइड हैं। दोस्तों, ये आपको देखना है कि हम में से कितनी ही कंपनियां वो जीएमपी सर्टिफाइड है कि नहीं है। पर दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वो ये है कि जीएमपी का रिलेशन है गुड मेडिकल प्रैक्टिस। दोस्तों, ये एक ऐसा टॉपिक है जो मैं आपको बताना चाहता हूं कि दोस्तों, गुड मेडिकल प्रैक्टिस का मतलब होता है एक सिंपल शब्दों में कि हाई स्टैंडर्ड्स। एक डॉक्टर को, एक प्रैक्टिशनर को एक अपनी प्रैक्टिस में वो किस चीज़ों का ध्यान रखना है, इसके कई रूप्स हैं। इसके अंदर हम लोग आपके समक्ष लेके आएंगे
कि एक डॉक्टर के क्या कर्तव्य होते हैं, डॉक्टर को क्या फॉलो करना चाहिए, डॉक्टर को क्या फॉलो नहीं करना चाहिए, पेशेंट को कैसे केयर करनी चाहिए, पेशेंट को क्या फॉलो करना चाहिए, पेशेंट को एक गुड डॉक्टर में क्या देखना चाहिए, और एक केयरलेस जो प्रैक्टिशनर होता है उसकी क्या पहचान होती है। तो ये हम बार बार आपको गाइड करते रहेंगे और प्रैक्टिस में अपने वीडियो में आपको बताते रहेंगे, ताकि आप प्रैक्टिस के अंदर उसका अनुभव कर सकें और आप उसको एक उसको समझकर अपनी प्रैक्टिस को और ज्यादा बढ़िया बना सकते हैं। गुड मेडिकल प्रैक्टिस का मतलब होता है कि इसको अगर हम सिंपल भाषा में कहें तो हाई स्टैंडर्ड्स। दूसरे शब्दों में समझ सकते हैं प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स। दोस्तों ये दो आपकी वैल्यूज, आपकी नॉलेज और आपकी स्किल को दर्शाती है कि आपने जो सिस्टम पढ़ा होगा वो किस तरह से आप उसको अपनाते हैं और कैसे उसको प्रैक्टिकली करते हैं। जैसा कि आपने देखा होगा कि मॉडर्न साइंस, जो मॉडर्न सिस्टम है मॉडर्न मेडिसिन का, एलोपैथी, इसके अंदर इसमें बहुत ज्यादा देखने को मिलता है। सबसे ज्यादा जो हाई स्टैंडर्ड आपको देखने को मिलेंगे वो मॉडर्न मेडिसिन है, तभी वो मेन स्ट्रीम बनी हुई है। उसके बाद आप नेचुरल जो हेल्थ सिस्टम्स हैं उसके अंदर, आयुर्वेदा के अंदर आप देखेंगे कि वो बहुत ज्यादा फॉलो होता है, फिर होम्योपैथी के अंदर वो बहुत फॉलो होता है, और फिर अन्य जो चिकित्सा पद्धति है उसके अंदर बहुत फॉलो होता है। अनफॉर्चुनेटली हमारे सिस्टम में स्पेसिफिक में अभी इसके अंदर बहुत कम फॉलो हो रहा है, लेकिन हम लोग इसमें नंबर 1 इसलिए है क्योंकि हम इन चीजों को फॉलो करते हैं, क्योंकि हम इंटरनेशनल लेवल पर काम कर रहे हैं दोस्तों, ताकि हमारा जो बेसिक जो फंडामेंटल प्रिंसिपल वो ये है कि हम लोग अपनी हाई स्टैंडर्ड और प्रोफेशनलिज्म को सबसे आगे रखते हुए इंटरनेशनल लेवल पर काम कर रहे हैं। उसके अंदर कितने ही एक्सपर्ट, कितनी ही कंट्रीज के जो एक्सपर्ट्स हैं वो हमारी हर चीज को देखते हैं, एनालाइज करते हैं। दोस्तों कई बार क्या होता है कि हम लोग सिर्फ और सिर्फ एक छोटे मोटे जो लोगोज होते हैं मैनेजमेंट के लिए, ऊपर हो गया आईएसओ, आपने सुना होगा कि आईएसओ को ले लिया, उसको मैनेजमेंट के तरीके से, या उसके अंदर कोई हम इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, या आपकी प्रोफेशनलिज्म के अंदर आपकी जो कंपनी है उसके अंदर ले लिया, वो कोई बड़ी बात नहीं है। कि जो जीएमपीज होते हैं वो अलग होते हैं और एक प्रैक्टिशनर के अलग होते हैं, और पब्लिक में जब हम प्रैक्टिस करते हैं तो उसके अलग होते हैं। तो हम वो समय समय पर आपको बताएंगे। अभी हमारा टॉपिक है कि एक प्रैक्टिशनर को हमारी जो सिस्टम है उसके अंदर इंटरनेशनल लेवल पर आपको क्या गाइडलाइन है, वो ये है कि आपकी जो क्वालिफिकेशन है उस पे हम आपको कुछ चीजें बताएंगे। इस एपिसोड्स के अंदर, इस बिंदुज में हम आपको अलग अलग बिंदुज में हम बताएंगे कि किस तरह से आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए और क्या वो टूल्स हैं जिससे आपकी प्रैक्टिस बढ़ेगी और कैसे आपको प्रैक्टिस में ज्यादा रिजल्ट आ सकते हैं। तो वो बारी बारी से हम लेके आएंगे, लेकिन आज जो इंट्रोडक्शन है इस एपिसोड का, तो उसमें हम कुछ एक बातें आपके साथ शेयर करते हैं। दूसरा बिंदु है कि वो हाई स्टैंडर्ड्स क्या हैं जो कि एक डॉक्टर्स को अपनाने चाहिए या एक नेचुरल हेल्थ प्रैक्टिशनर को अपनाने चाहिए। दोस्तों आप देखेंगे कि जितने भी नेचुरल हेल्थ प्रैक्टिशनर हैं वो कहीं ना कहीं अपनी ही थेरेपी में प्रैक्टिस करते हैं, अपने ही सिस्टम में वो प्रैक्टिस करते हैं। जितने भी नेचुरल सिस्टम्स हैं उनके जो प्रैक्टिशनर्स होते हैं उनको एक स्ट्रिक्ट गाइडलाइन होती है कि अपनी ही प्रैक्टिस कीजिए। दोस्तों इसके अंदर मैं आपको बताना चाहूंगा कि एशिया, जो कि हमारा भारत और उसके साथ के मुल्क जो कंट्रीज हैं, और एक यूरोप, जो कि यूके के साथ जो 22 कंट्रीज हैं वो, और एक वेस्ट जिसको कि यूएसए और अदर कंट्रीज आप कह सकते हैं, यूएसए कनाडा भी इसके अंदर शामिल कर सकते हैं। दोस्तों अब इसके अंदर आपको समझना ये है कि
लॉज सारे देशों के अंदर लगभग लगभग स्ट्रिक्ट है मेडिकल प्रोफेशन के अंदर, गुड मेडिकल प्रैक्टिस के तहत। हमारे देशों में जो सिस्टम्स हैं उनके डॉक्टर्स को कहीं ना कहीं डायग्नोज और प्रैक्टिस करने का जो अधिकार है वो और यूके यूरोप के मुकाबले में बहुत ज्यादा है। अ, अ, उसके अंदर आप देखेंगे कि कहीं ना कहीं हम जो मॉडर्न मेडिसिन के इक्विपमेंट्स हैं वो भी उस प्रैक्टिशनर के जो प्रैक्टिस कर रहे हैं प्रैक्टिशनर्स वो यूज करते हैं, और वो डायग्नोज भी जो करते हैं वो अकॉर्डिंग टू मॉडर्न मेडिसिन के हिसाब से कर लेते हैं। दोस्तों वो सब जो यूरोप और यहाँ तक कि वेस्ट के अंदर वो बिल्कुल भी अलाउड नहीं है। उसका जो कारण है वो ये है कि जो मेन स्ट्रीम है, जो एलोपैथी है, वो ही आपको डायग्नोज करेगी, वो ही दवाइयों का जो हाई स्टैंडर्ड है वो ही उसको देखेगी, और साथ ही साथ प्रैक्टिस जो कर रहे हैं उनको वो मेडिकल जो फैसिलिटीज है, ब्लड टेस्ट करवाना है, स्कैन करवाने हैं, वो उनका बिल्कुल भी उनको इजाजत नहीं है। उसके साथ साथ दूसरा जो पॉइंट आता है कि वो अपनी ही प्रैक्टिस में रहते हुए डायग्नोज जो करेंगे अकॉर्डिंग टू देयर ओन पैथी। ये बहुत बड़ा सवाल है दोस्तों, जो हमारे अपने देश के अंदर वो थोड़ा सा अलग सिस्टम है। जैसा कि आपको मैं बताता हूँ कि जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास कितने ही पेशेंट आए, हमने पीछे एपिसोड बनाया कि अर्थराइटिस के पेशेंट्स हैं, मसल्स हैं, जॉइंट के जो पेशेंट्स होते हैं उनको जो डायग्नोज किया हुआ है, डायग्नोज जो किया हुआ है उसको एलोपैथी ने डायग्नोज किया हुआ है दोस्तों, ठीक है। अब वो डायग्नोज जो है उसको आप डिजीज को नहीं लेंगे। अब आपको जो नेचुरल हेल्थ प्रैक्टिशनर है उसके अंदर आपकी जो जो पैथियां हैं, फॉर एग्जांपल हम लोग स्पजरिक में आते हैं, तभी आपको पता चलेगा कि हमने स्पजरिक नाम क्यों रखा, क्योंकि हम हर्बल से अलग हैं, आयुर्वेदा से अलग हैं, और हम लोग होम्योपैथिक से अलग हैं। तो हमको एक कैटेगरी देनी थी कि हमारे जो सिस्टम के प्रैक्टिशनर किस में जाएंगे, तो हमने स्पजरिक दिया। वो मैं कहीं ना कहीं आपको बताता रहता हूँ कि आपकी जो मेमोरी है वो उसमें फीड हो जाए कि हम लोग अलग नहीं हैं। अब दोस्तों उसके अंदर जो फॉर एग्जाम्पल स्पजरिक है तो हमारे क्या प्रिंसिपल है, हमारे टेम्परामेंट्स क्या है, हम डायग्नोज कैसे करते हैं। आयुर्वेदा है तो वो डायग्नोज कैसे करता है, और अगर होम्योपैथिक है तो वो डायग्नोज कैसे करता है, और अगर अगर अदर पैथीज है तो वो कैसे डायग्नोज करता है, वो मैंने आपको कई वीडियोस में बताया है। अब दोस्तों अर्थराइटिस का पेशेंट आया और उसको आपको अपने ही प्रैक्टिस के अंदर डायग्नोज करना है, तो आपके लिए बड़ी मुश्किल आ जाएगी। तो हम लोगों को यूके यूरोप के अंदर ये ट्रेनिंग है कि हमको किस तरीके से अपने ही नेचुरल सिस्टम में रहते हुए डायग्नोज करना है। तो उसका फायदा क्या हुआ कि हमारा जो रिसर्च, जो हमारा जो एनालाइज हो रहा है वो हमारे अपने सिस्टम में हो रहा है। ये तो पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट है बड़ा इंपॉर्टेंट कि आप किसी और पैथी की मेडिसिन उसमें यूज नहीं कर सकते। आप अगर अपने ही नेचुरल प्रैक्टिशनर हैं, वो आप कोई भी हैं, जैसे कि हम सर्जरी के हैं, तो हमें सिर्फ अपनी ही मेडिसिन को यूज करने का अधिकार है जो कि 60 है। तो क्या हुआ, हम लोगों को सिर्फ और सिर्फ 60 रेमेडीज ही हम यूज कर सकते हैं जो कि हम लोग अपनी प्रैक्टिस में दे सकते हैं। और उसके साथ जो अगर हमारी जो यहाँ की इंटरनेशनल या जर्मन की कंपनीज हैं उन्होंने जो रिसर्च करके जो कॉम्प्लेक्सेस बनाए हैं या अदर कोई मेडिसिन इसके सपोर्टिव में बनाई है वो हम दे सकते हैं। ऐसे ही दोस्तों आयुर्वेदा की प्रैक्टिशनर है, होम्योपैथी की प्रैक्टिशनर, और ये गाइडलाइन होनी चाहिए, ये प्रैक्टिस में होना चाहिए। कहीं ना कहीं हमारे देशों में उस चीज का अभाव है। उसका फायदा देखिए आप, आपको मैं आज फायदा समझाता हूं कि ऐसा क्यों है। दोस्तों उसके अंदर मैं आपको बताऊंगा कि एक्चुअली में आपको समझना पड़ेगा कि एलोपैथी जो मॉडर्न मेडिसिन है वो डिजीज के हिसाब से रिसर्च करती है। दोस्तों ये सबसे बड़ा जो इंपॉर्टेंट फैक्टर है वो है कि डिजीज, जैसे कि उनकी जो बिलियन जो पाउंड जो फाइनेंशियल उसके ऊपर खर्च करते हैं, उनके ट्रायल
बहुत लंबे होते हैं। एक दवाई को बनाने के लिए बहुत ज़्यादा एक समय चाहिए और उसके ऊपर कितने हैं और उसके बाद भी वो साइड इफ़ेक्ट दे रही है। लेकिन उनके जो क्लिनिकल ट्रायल्स हैं वो बहुत स्ट्रिक्ट हैं, तो उसके ऊपर इतना पैसा खर्च होता है, तो वो मेडिकल जो केमिकल कंपाउंड हैं या केमिकल जो मेडिसिन्स हैं या जो वो एक एक्टिव इंग्रेडिएंट से जो दवाइयाँ बना रहे हैं, वो डिज़ीज़ वाइज़ है। हमारे नेचुरल हेल्थ सिस्टम में ऐसा नहीं है दोस्तों, क्योंकि हमको समझना है कि जो व्यक्ति है उसकी बॉडी टाइप क्या है और वो बॉडी टाइप के अकॉर्डिंग हम लोग अपनी दवाइयों को कैटेगराइज करते हैं, चाहे वो कोई भी पैथी का प्रैक्टिशनर हो। ये चीज मुझे इतनी अच्छी लगती है, इसलिए मैं कहता हूं कि हम लोगों को मेन स्ट्रीम का तो प्रैक्टिस उसका डायग्नोज लेने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि आपको पेशेंट आके बता रहा है, लेकिन आपने उसको कहाँ पर रखना है, उसकी बॉडी टाइप कैसा है, उसका क्या टेम्परामेंट है, उसको आपने समझना है, तो उसमें जरूरत ही नहीं पड़ेगी आपको। तो सबसे बड़ी बात क्या आई कि जो डायग्नोज है और उसके बाद क्या निकलेगा कि हमारी जो दवाइयां हैं वो आपके सिस्टम के हिसाब से आपको रोग को ठीक कर रही है, आपके टेम्परामेंट के हिसाब से रोग ठीक कर रही है। दोस्तों यही नेचुरल सिस्टम्स की खासियत है, चाहे वो दूसरे सिस्टम हो। लेकिन दोस्तों मैं यहाँ आपको एक पॉइंट बताना चाहूंगा कि दूसरे सिस्टम सर्जरी थेरेपी हमारे सिस्टम से पीछे रह गए। हमारा सिस्टम बहुत एडवांस है, हमारा सिस्टम डायग्नोज जो करता है वो क्लिनिकल जो ट्रायल्स हुए हैं उसको, जो 160 सालों से जो दवाइयों का एक तरह से जो रिजल्ट आ रहा है, वो दोस्तों वाकई दूसरी पैथियों से बहुत आगे है। इसलिए आप वो हमारी वीडियोस में देखेंगे, दूसरे एपिसोड्स में, दूसरे आप एपिसोड्स को देख सकते हैं कि कैसे सिर्फ और सिर्फ 60 दवाइयां 700 बीमारियों को ठीक कर रही है, जहां पर दूसरी पैथीज कितनी ही दवाइयों को रोज वो रिसर्च कर रही है और रोज ही नई नई तरह की मेडिसिन और बीमारियों पर फिर भी वो काबू नहीं कर पा रही। इसका एक प्रमुख कारण है कि दोस्तों वो हमारी स्पर्जरिक जो मेडिसिन है वो ऑर्गनोपैथी है, वो ह्यूमन एनाटॉमी और फिजियोलॉजी के स्ट्रक्चर पर आधारित है। और दोस्तों उसका फायदा क्या है कि फॉर एग्जाम्पल आपको खांसी हुई, आपके जो खांसी हुई उसका जो पहला साइन है वो खांसी आया, तो वो लंग्स के अंदर की प्रॉब्लम शो कर रहा है आपको, वो उस एरिया की प्रॉब्लम शो कर रहा है, रीजन वो शो कर रहा है। तो उसका फायदा क्या हुआ कि अगर कोई कॉम्प्लिकेटेड डिजीज आगे चल के बनती है तो भी वो लंग्स उस ऑर्गन और वो सिस्टम में ही रहेगी। तो दोस्तों इसके मुकाबले में दूसरी जो नेचुरल सिस्टम है वो थोड़ा सा कहीं ना कहीं वो स्ट्रगल करते हैं कि जब वो स्पेसिफिक थेरेपी, और ये दोस्तों हम लोग आपको ये 30 सालों की रिसर्च के बाद एक इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म में हाईली क्वालिफाइड साइंटिस्ट एक्सपर्ट्स के बाद आपको एनालाइज करके बता रहे हैं। दोस्तों उसका कारण ये है कि हम एक रेगुलर मैगजीन का पब्लिकेशन करते हैं, हम केस हिस्ट्रीज के ऊपर एक फाइल एक एनालाइज करते हैं, हम एक प्रेजेंटेशन की जो गुड मेडिकल प्रैक्टिस है वो हमारे प्रैक्टिशनर्स को एक गाइडलाइन देते हैं, डाटा प्रेजेंटेशन करते हैं जिसके अंदर हम बताते हैं कि किस तरीके से ये दवाइयां काम करती है, इसका साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू क्यों है, और हम हर कंट्रीज में ये रिप्रेजेंटेशंस देते हैं। दूसरे जो जर्नल्स हैं उसके अंदर वो पब्लिकेशंस होते हैं। साथ ही साथ दोस्तों ये वो बुक्स हैं ये जो आप देखेंगे कि हमारे प्रैक्टिशनर्स को प्रैक्टिस करने के लिए हम उनको ट्रेन करते हैं, तो आपको एक पैक मिलता है। और दोस्तों इसलिए हम लोग आपकी कैपेबिलिटी के अनुसार आपको वो मौका देते हैं। हमारा मकसद क्वालिटी पर है, हमारा मकसद क्वांटिटी पर नहीं है। इसलिए दोस्तों हमने अपनी जो प्रैक्टिस है, जो अपनी जो इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म है, हम भी चाहते हैं कि आप जब वो हमारे साथ अनुभव करेंगे, वो एक्सपीरियंस लेंगे, हम एक दूसरे का जो शेयर करेंगे नॉलेज, तब आपको समझ आएगा कि
हम लोग इतने आगे क्यों हैं, हम अपने सिस्टम में नंबर 1 क्यों हैं, और आप भी नंबर 1 बन सकते हैं, कैसे आपकी प्रैक्टिस आगे बढ़ सकती है। तीसरा पॉइंट है कि अब हम लोग सिर्फ और सिर्फ गुड मेडिकल प्रैक्टिस जो है, GMP प्रैक्टिस का जो है, वो स्पष्ट हमारे अपने सिस्टम के लिए करें। तो दोस्तों क्या करना है, हमको एक ऐसा प्लेटफॉर्म चाहिए जो हम लोगों को एक बनी बनाई रिसर्च दे। और वो क्या है, हमारा सिस्टम में आप लोगों को थ्योरी है जो, वो आपका 1 पार्ट हो गया, 1 पार्ट हो गया कि उसको आपने हिस्ट्री, फिलोसफी और जो हमारी जो प्रैक्टिस है उसको समझ लिया। अब दोस्तों वो प्रैक्टिकल टोटली अलग है। आपकी जो थ्योरी है वो नॉलेज के लिए है, वो प्रैक्टिस में काम नहीं आएगी। तो उसको हम लोग कैसे समझेंगे कि आपके पास कोई मरीज आया, आपको क्या करना है, जो 60 दवाइयां हैं जो 115 पौधों से बनी है, हमारी जो पैथी है, हमारा जो सिस्टम है वो 115 प्लांट से बना है, उसमें 60 दवाइयां हैं आपके पास सिर्फ, और वो 2 ही डाइल्यूशन में अवेलेबल है, D12 में अवेलेबल है, D4 में अवेलेबल है। वो उसका एक देने का सिलेक्शन का और रेमेडी का डोज जो है वो एक आधारित है, वो पहले से फिक्स्ड है आपके सामने। अब गुड मेडिकल प्रैक्टिस क्या कहती है कि आपको इसी में से चूज करना है दोस्तों, और कुछ नहीं चूज करना। आपके पास एक पेशेंट आया और वो पेशेंट कोई भी बीमारी रख लीजिए, आप उसको कोई भी बीमारी रख लीजिए, उसको हम लोग आप कह सकते हैं कि उसको खांसी हुई आज, उसको खांसी का ले लो आप, या उसको आप देख लीजिए कि एसिडिटी हुई, या जॉइंट पेन, कुछ भी आप कर लीजिए। आपके पास एक फॉर्मूला है। अब आपके पास गुड मेडिकल प्रैक्टिस जो क्या कहती है कि आपके पास 60 दवाइयां हैं और कुछ कॉम्प्लेक्सेस हैं, अब उसी में से चूज करना है आपको। आपने क्या किया, फॉर एग्जाम्पल किसी को खांसी आ रही है, हमने क्या किया, उसको P1 दिया, ठीक है। अब उसके साथ ही हमने उसको एक हर्बल सिरप दे दी। दोस्तों सब ऐसा नहीं कर रहे, मोस्टली ऐसा कर रहे हैं, आपको समझ आएगा। और उसके बाद आपने उसको साथ ही साथ उस दादी माँ के नुस्खे भी बता दिए कि आप काली मिर्च मुंह में रखो, आप कुछ हर्बलिज्म उसको बता दिया कि मुलट्ठी ले लो, तुलसी ले लो, आपने बता दिया। अब आपको समझाने के लिए दूसरा पेशेंट का उदाहरण मैं लेता हूँ। आपके पास कोई लीवर का पेशेंट आया, या उसका लीवर कमजोर है, या एसिडिटी है, या उसका कोई भी, उसको आपने उसको हमारी दवाई जो दी उसको S5 दी लीवर की, ये समझाने के लिए। साथ ही आपने उसको कह दिया कि आंवला जूस सोशल मीडिया पे आप उसको दे रहे हैं कि आप जूस पी लीजिए, बहुत अच्छा है। या फिर आपने कोई हर्बल पेटेंट, मार्केट में बहुत हैं लीवर के नाम से, बहुत फेमस है, वो दे दिए आपने। अब दोस्तों मुझे आप बताइए कि आपसे मैं एक यहां पर खेल खेलता हूं, KBC, कौन बनेगा गुड मेडिकल प्रैक्टिशनर। और दोस्तों उसके अंदर हम थोड़ा सा, मैं आपका होस्ट अमिताभ बच्चन नहीं दोस्तों, मैं आपका इंटरनेशनल एक्सपर्ट विनोद कुमार आपसे एक सवाल पूछता हूं कि आपने इसके अंदर जब वो पेशेंट वापस आया तो वो उसका इंप्रेशन आपके ऊपर ये पड़ेगा कि आपने कितनी ही दवाइयां उनको दी, किसने ठीक किया। आपको पहला सवाल आप पोज करके कमेंट सेक्शन में उत्तर दे सकते हैं थोड़ी देर के लिए। आप देखिए पहला सवाल आपके पास आया कि उसकी जो खांसी है वो P1 ने ठीक की, उसका लीवर जो है वो S5 ने ठीक किया, या काली मिर्च ने ठीक की उसकी खांसी, या हर्बल एक्सट्रैक्ट ने ठीक किया, या उसको कोई और
नुस्खा आपने दे रखा था उसने ठीक किया, आपको उसने S5 ने ठीक किया कि हर्बल ने ठीक किया कि आंवला जूस ने ठीक किया या कोई पेटेंट मार्केट में चल रहा है आयुर्वेदा का उसने ठीक किया। अगर आप स्पज्रिक थेरेपी के प्रैक्टिशनर हैं, हमारे सिस्टम के प्रैक्टिशनर हैं, मैटी जी के फॉलोवर हैं, आप उनको पूजते हैं, उनको अपनी आदर्श बना रखा है, तो दोस्तों आप मुझे बताइए कि जब वो एनालाइज होगा पेशेंट, वो तो चला गया, उसको ठीक किया, वो आपकी प्रैक्टिस के अंदर आपका नाम नहीं हुआ, वो खिचड़ी का नाम हुआ, वो सिस्टम का नाम नहीं हुआ। अब आप मुझे बताइए कि किसने ठीक किया? वो आपके सामने आंसर आएगा कि या तो P1 ने ठीक किया है, या उसको दादी माँ के नुस्खों ने ठीक किया है, या कोई हर्बल हर्ब ने उसको ठीक किया है, या सबने ठीक किया है ऑल ने, या किसी ने ठीक नहीं किया। तो दोस्तों उत्तर आएगा कि ये सबने ठीक किया है और किसी ने ठीक नहीं किया, और ये खिचड़ी बन गई। और इसका कब इसका एहसास होगा? जब ये ही एक केस हिस्ट्री बनेगी, जब आपके सामने पैनल में कुछ क्वालिफाइड प्रैक्टिशनर्स एक्सपर्ट्स बैठे होंगे और आपके केस को वो स्टडी करेंगे, तो आपकी केस को स्टडी करेंगे कि आपने क्या दिया था। अब दोस्तों आप मुझे बताओ कि हम लोग ये सहारा लेते हैं अपनी प्रैक्टिस में, जो कि आपको मैं एक छोटा सा एक नुस्खा बताता हूं कि P1 अकेली ही कैपेबल है, अगर वो शुद्ध बनी हुई है, 100% प्योर स्पजरिक की बनी हुई है, तो वो P1 अकेली ही खांसी को ठीक कर देगी। आप इसको यूज करके देख लीजिए, S5 अकेला ये लीवर को तंदुरुस्त कर देगा। अब क्या होगा, अगर आपके पास ये दवाइयां शुद्ध है तो आपको इसकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी। और दोस्तों क्या होगा, जब वो एनालाइज क्लिनिकल ट्रायल निकल कर आएगा तो उसमें पूछा जाएगा कि ये दवाई कैसे बनी हुई है, तो पता चलेगा कि 115 प्लांट हैं और उनका जो मेथड है वो यूज किया है, ये आएगा। अब वो मेथड कौन सा कौन यूज कर रहा है वो अलग बात है, लेकिन आपके सामने वो मेथड आया। अब आप मुझे ये बताइए कि अब उसमें सवाल आएगा कि अगर आपने ये दे रखा है तो इसकी क्या जरूरत पड़ी, तो वो एनालाइज में आपका वो फेल हो जाएगा। एनालाइज सिंपल है, अगर आपकी केस हिस्ट्री सिर्फ और सिर्फ इस पे आधारित होती कि P1 दिया है खांसी चली गई, तो वो ठीक हो गया, अकेली अगर P1 दी हो। अब दोस्तों आपकी गलती नहीं है, प्रैक्टिस के अंदर क्या हो रहा है कि वो P1 अब प्योर नहीं है, अब उसी के अंदर कुछ दूसरी हर्ब्स मिक्स करके अपने ही पेटेंट बना रखे हैं, उसके अंदर P1 के जो प्लांट्स हैं उसके साथ साथ कुछ और भी डाल दिया है, S5 के जो प्लांट है उसके साथ साथ कुछ और भी डाल दिया, एक पेटेंट बना दिया। तो दोस्तों वो कभी भी स्पजरिक सिस्टम में नहीं आएगा। और यही फर्क है हमारे अपने देश में, एशिया में और यूके, यूरोप और वेस्ट में प्रैक्टिस करने का। इसलिए मैंने अपने देश में भी प्रैक्टिस की है और मैं 14 कंट्रीज में, यूके, यूरोप में लगातार हाईली एक्सपर्ट प्रैक्टिशनर्स के साथ काम कर रहा हूँ। और दोस्तों तभी वो दूसरे जो सिस्टम हैं वो आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि वो अपनी ही प्रैक्टिस में रहते हैं। तीसरा बिंदु है वो ये है कि अगर आप सिस्टम का नाम, अपना नाम और समाज में इस सिस्टम को एक प्रतिष्ठा के रूप से एक बहुत आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो दोस्तों ये तीसरा जो पॉइंट वो है कि हमारे पास 115 प्लांट से 60 दवाइयां बनी हैं, आपको सिर्फ और सिर्फ यही 60 दवाइयां चूज करनी है, सिलेक्ट करनी है सबसे पहला। अब दोस्तों वो अलग टॉपिक है कि 115 प्लांट से बनी हुई दवाइयां कहां पर हैं, वो एक अलग पॉइंट है, लेकिन आपको एक आपको पता लग जाएगा। दोस्तों आप सब एक छोटा सा जो आप कोई भी चीज परचेज करते हैं तो उसकी गाइडलाइन आपको मिलती है, साथ में एक आपको एक बुकलेट आएगी कि उसको मैन्युफैक्चरिंग कैसे हुई है, उसका उसको कैसे असेंबल किया गया है, उसकी प्रैक्टिस और उसकी हाई क्वालिफाइड, और आपको एक नंबर दिया गया है कि आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है हमसे कॉन्टेक्ट कीजिए।
अब बताओ आप कि एक आम कंपनी ये कर रही है तो मेडिकल के अंदर कितना स्ट्रिक्ट होना चाहिए दोस्तों। प्रोटेक्ट टू फैमिली, प्रोटेक्ट टू पब्लिक, वो मेडिकल में पहला जो पॉइंट है वो पॉइंट ये आता है कि पब्लिक को प्रोटेक्ट करना है। तो दोस्तों उसके लिए सबसे पहले क्या है कि आपको 60 दवाइयों को यूज करना है। फॉर एग्जांपल आपने एक दवाई बनाई और उसके अंदर आपने एक दवाई हमारी S1 बनी और उसके अंदर 9 प्लांट है, उसमें से 9 प्लांट्स में से आपके फॉर एग्जांपल आपके पास 7 प्लांट्स आपके पास अवेलेबल हैं और आपने 2 सब्स्टिट्यूट डाल दिए। अब दोस्तों इसको समझने के लिए आप थोड़ा सा ये समझिए कि आपके पास चाय आपको बनानी है, टी बनानी है, आपको एक भैंस के दूध की चाय बनानी है, आपको एक गाय के दूध की चाय बनानी है और एक बकरी के दूध की चाय बनानी है। तो सबकी थेरेपेटिक वैल्यू अलग अलग होगी। सबका दूध आपसे अगर वो थेरेपेटिक वैल्यू, चाय तो चाय है, लेकिन आपसे अगर वो एनालाइज हुआ और आपसे पूछा गया, पब्लिकेशन हुआ तो आपसे पूछा गया कि थेरेपेटिक वैल्यू ऑफ दी भैंस के दूध की थेरेपेटिक वैल्यू क्या है, वो अलग हो जाएगी। गाय के दूध की क्या खासियत है, वो अलग हो जाएगी। और बकरी के दूध की खासियत क्या है, वो अलग हो जाएगी। तो दोस्तों कहने का मतलब है सब्स्टिट्यूट जो है प्लांट वो अलग थ्योरी पे चला जाएगा। ठीक है, तो वो हम लोग एक अलग वीडियो में चर्चा करेंगे। लेकिन आपको क्या करना है, आपको ये करना है कि 60 दवाइयां ली और आपने सिर्फ और सिर्फ उसको प्राइमरी दवाई दी और उसके बाद सेकेंडरी दवाई दी और उसके बाद आपने सपोर्टिव दवाई दी। दोस्तों एक दवाई इसमें से चूज करनी है, एक दवाई इसमें से चूज करनी है, एक दवाई इसमें से चूज करनी है, तो मैक्सिमम आपके पास 3 दवाई देनी है। अब दोस्तों सबसे बड़ी गलती क्या है कि पेशेंट जब आया तो उसको समझ आएगा कि आपने उसको दवाई दी और उसके ऊपर आपको क्या करना है, उस पेशेंट का नाम और साथ ही साथ उस पेशेंट को क्या दवाई दी उसका नाम और कौन सी स्ट्रेंथ में दी, उसकी डोज कैसे खानी है और उसकी ड्यूरेशन क्या है, ये आपको उस पेशेंट को लिख के देना। अब क्या होगा, आप देखिए कि अगर आपने S5 दिया हुआ है तो आप ग्रुप के अंदर दूसरी मेडिसिन को चूज ना करें। इसका कारण है, उसका कारण है कि आपने अगर आपका एक प्लेयर खेल रहा है, ऑलरेडी अच्छी फॉर्म में है, तो आप दूसरे प्लेयर को क्यों भेजेंगे, यानी कि आप S10 को क्यों भेजेंगे जब एक दवाई काम कर रही है। अगर आपने C1 दे रखी है तो आप C2 क्यों देंगे, क्योंकि आपका प्लेयर तो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है। जब वो नहीं करे तब आपको दूसरा प्लेयर भेजना है ना। जब आप, अब क्या हुआ कि आपने, ये तो हो सकता है क्योंकि कई जो तर्क है वो ये करेंगे कि 2 प्लेयर खेल सकते हैं, तो 2 प्लेयर अलग अलग टैलेंट खेल रहे हैं, तो C1 और S1 तो चल रहा है, अपनी अपनी फॉर्म में काम कर रहे हैं, लेकिन एक ही इस तरफ भी वो शॉट मार रहा है, दूसरी तरफ भी शॉट मार रहा है जिसकी जरूरत नहीं है, तो क्या होगा, आउट होने का डर है, विकेट खोने का डर है। तो दोस्तों क्रिकेट से भी आप सीखो कि किस तरीके से वो आपको एक ही उसमें लेनी है। अब आते हैं दोस्तों, आपने कभी सुना है कि हमारे जो प्रैक्टिस में जो एंटीडोट्स क्या होते हैं, कभी आपने परहेज करवाया, नहीं करवाया। दोस्तों हमारे सिट्रिक, जितने भी सिट्रिक एसिड जिसकी खट्टापन जिसको कहते हैं हम लोग, क्यों डिटॉक्स करता है वो जितना भी डिटॉक्स कर देगा आपकी बॉडी से, वो आपको क्लिनजीनेस जिसको कहते हैं प्यूरिफिकेशन कर देगा वो आपकी बॉडी से, तो दवाई का असर भी निकल गया। तो इसलिए उस दौरान आपको क्या करना है कि आपको उसके अंदर अचार हो गए, क्योंकि सिरका पड़ता है, सिरके वाली चीज, नींबू वाली चीज, इमली वाली चीज, है ना, और भी कई तरह के कुछ ऐसे खाने हैं जिसके अंदर खटाई बहुत पड़ती है, तो वो आप उसको हटा सकते हैं। अब उसके साथ साथ आपके पास आया कि जो बीमारी है उस बीमारी के अंदर आपने जो डोज दी, कोई भी आपने उसको डोज दी रखी है, उसके साथ में जो फूड उसका एग्रावेट कर रहे हैं, जैसे आपको एसिडिटी है तो कुछ फूड आपके एसिडिटी बनाते हैं, तो उसको रुकवा दीजिए। पूरा प्लान उनको बताने की जरूरत नहीं है, सर्जरिक सिस्टम को समझने की कोशिश कीजिए कि कैसे वो कम दवाइयों से आप इसकी जो बेहतरीन जो काम करने की जो शक्ति है वो आप कैसे पब्लिक में बता सकते हैं, कैसे हम हाई लेवल पर दूसरे सिस्टम को कंपेयर करते हुए इसको आगे ला सकते हैं। आज कोई भी चीज लेने जाते हैं तो हर कंपनी का मोबाइल फोन देखते हो,
और हर कंपनी का टीवी देखते हो, फिर आपको पसंद आता है कि ये हमारे बजट के हिसाब से, ये फैसिलिटीज के हिसाब से, ये इसके परफॉर्मेंस के हिसाब से, ये लुक वाइज के हिसाब से, ये सब हमें चाहिए, तो वो लेता है। तो क्यों नहीं स्पजरिक सिस्टम जो ऑल इन वन है, जिसके अंदर हर्बलिज्म की भी ग्लिम्स नजर आती है, होम्योपैथी भी की ग्लिम्स आती है, इसके अंदर नेचर्स की ग्लिम्स भी आती है। कितना परफेक्ट सिस्टम है ये। क्यों ना हम उस सिस्टम को एक गुड मेडिकल प्रैक्टिस के हिसाब से चलें, ताकि हमारा जो सिस्टम है वो आगे बढ़े। अब दोस्तों डोज, अब आपने सुना होगा कि अगर आपने D4 दिया, कईयों को कंफ्यूजन है कि सर वो D4 कैसे काम करेगा और हमें कितने पानी में डाइल्यूटेट करना चाहिए। दोस्तों उसके अंदर हम लोगों ने 10 साल D4 की कुछ बूंदों को लेके पानी की क्वांटिटी बढ़ाई। वो कहीं ना कहीं प्रैक्टिकली में वो बड़ा मुश्किल हो रहा था, तो हम उसके सामने एक D12 नाम का एक डाइल्यूटेड जो ऑलरेडी डाइल्यूटेड है उसमें लिया है। उसके अंदर वो एक्टिव इंग्रेडिएंट्स अभी भी मौजूद है, तो वो साइंटिफिक आधार पर D4 और D12 हो गया। तो वो मेरे कई वीडियोस में उसका वो है। लेकिन अगर आपको फॉर एग्जांपल अब आपने अगर 3-4 दवाइयां यूज की हुई हैं, तो आपको उनकी जो डोज है D4 कहीं ना कहीं क्लैश करेगा वो एक दूसरे के साथ, या आपने उसको डाइल्यूटेड दे रखा है तो वो क्लैश करेगा एक दूसरे के साथ। तो आपको कैसे पता लगेगा कि मुझे C1 का D4 चूज करना है, S1 का D4 यूज करना है, पर अगर मुझे F1 देना है तो वो डाइल्यूटेड देना है। अगर आपने इसको मिक्स किया होगा तो कैसे पता चले। तो यहां पर आके आपके सामने गुड मेडिकल प्रैक्टिस का मतलब ये है कि आपकी नॉलेज और आपकी जो प्रैक्टिस है उन दोनों को मिलाकर एक बेहतरीन रिजल्ट्स प्रैक्टिशनर होते हुए आपको मरीज को देना है, और आपका सिस्टम भी ग्रो करेगा, आप भी करोगे। जो आखिरी हमारा बिंदु है वो है प्रिस्क्रिप्शन। दोस्तों आपका जो प्रिस्क्रिप्शन है, जिसको प्रेस्क्राइब कहते हैं, मेडिसिन आपने जो प्रेस्क्राइब की, कोई भी हमारा ये फॉर्म मंगवा सकता है। इसके लिए हमने एक फॉर्म बनाया है, वो आप हमारे से ले सकते हैं। दोस्तों उसके अंदर जब आपको सबसे बड़ी बात जो नजर आएगी कि जब आप प्रिस्क्रिप्शन देंगे तो आपको समझ आएगा कि अगर आपने सिर्फ 3 दवाइयां दी हैं तो S5 आपको आगे D4 में दे रखा है, D12 में दे रखा है, वो होगा। आपने P1 दे रखा है, D4 में दे रखा है, D12 में दे रखा है। आपने F1 दे रखा है, वो D12 में दे रखा है। तो आपका प्रिस्क्रिप्शन और रिमार्क आया कि आपने परहेज क्या करवा रखे हैं और एडवाइस क्या दी है। दोस्तों ये जब केस हिस्ट्री हमारे किसी पैनल के पास जाती है तो वो ज्यादा साइंटिफिक लगेगी कि आप मुझे इसका उत्तर आप ही बता दीजिए। ये ज्यादा साइंटिफिक लगेगी कि आपने एक पेशेंट को दिया हुआ है कि एक आपने सारी 60 दवाइयों में से 15 दवाइयों का कॉम्बिनेशन आपने दे दिया, सबको मिक्स करके एक बोतल के अंदर दे दिया, और साथ ही साथ आपने कोई उसको हर्बल पेटेंट दे रखा है, और साथ ही साथ आपने उसको कोई जूस दे रखा है, और साथ ही साथ आप उसको कोई ना कोई मसाज करवा रहे। तो दोस्तों ये आपका स्पजरिक सिस्टम बना, कि ये आपका स्पजरिक सिस्टम बना, इसको ही गुड मेडिकल प्रैक्टिस कहते हैं। अब दोस्तों अब यहां पर सवाल ये है कि आपने अगर प्रैक्टिस अपने सीमित तक करनी है तो ये ठीक है। अगर आपने प्रैक्टिस अपने लिए करनी है और उसका किसी को कुछ लाभ नहीं होने वाला और सिर्फ आपने उसको अपने ही सीमित रखना है, पेशेंट को खिचड़ी बना के दे दी, या आपने उसको कोई एक अपनी फीस ले ली, आपने उसको कोई भी दवाई देके फीस ले ली और आपका काम ये चल रहा है, तो वो आप करते रहिए। लेकिन अगर आपको एक सिस्टम के लिए, अपने लिए और आने वाली जनरेशन के लिए अगर आप ये काम करते हैं, तो कहीं ना कहीं मैटी जी की आत्मा को तब जाके खुशी होगी, तभी सच्ची श्रद्धांजलि होगी। दोस्तों यहाँ पर एक बात आ जाती है जनरेशन के नाम पर कि दोस्तों आप अपने आसपास में जितने भी सिस्टम हैं उनके अगर फॉलोवर देखें या उनके प्रैक्टिस में देखें, उनके बच्चे भी मॉडर्न मेडिसिन के अगर डॉक्टर हैं तो मॉडर्न मेडिसिन कर रहे हैं, आयुर्वेदा के डॉक्टर हैं तो आयुर्वेदा अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं, होम्योपैथी करवा रहे हैं। पर हमारे जो सिस्टम के अंदर आप मुझे बताइए कि कौन आपको बताया जा रहा है कि हमने अपनी अपनी कंपनी बना रखी है, हमने अपना इंस्टीट्यूट बना रखा है, लेकिन क्या अपने बच्चों को आप वो देंगे?
आपकी अपनी ही प्रैक्टिस क्या आपके बच्चों को लेगेसी में देंगे? इसका उत्तर आप ज़रूर कमेंट में लिखिएगा और उत्तर अगर आप लिखेंगे अपने दिल से तो आपके सामने उत्तर आएगा दोस्तों, नहीं। इसलिए दोस्तों ये सिस्टम के अंदर आपको मैं कुछ ऐसे टेस्टिमोनियल्स दिखाऊँगा, ऐसे कुछ प्रैक्टिशनर इंटरनेशनल दिखाऊँगा जो नई जनरेशन अपने ही जनरेशन को आगे लेके आ रहे हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आ जाता है कि आपकी जो प्रैक्टिस है उसको आप कैसे कर सकते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर जो एक मैं एडवाइस, हालाँकि मैं अपने हर एपिसोड में एक ना एक एडवाइस देता हूँ, वो टिप आप उसको ज़रूर लीजिएगा। इसके अंदर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये सब आप इसलिए नहीं कीजिए कि आपको सिर्फ़ और सिर्फ़ प्रैक्टिस करनी है, आपको इसलिए करना है क्योंकि आपको ये 60 दवाइयाँ उस मंजिल तक पहुँचा देगी कि जो दूसरी पैथियों की हज़ारों दवाइयाँ नहीं कर रही। दोस्तों, अगर आपके पास ये असली जो मेडिसिन अगर आपके हाथ में है, तो आप यकीन मानिए कि आप अपनी प्रैक्टिस में 4 चाँद लगा देंगे। दोस्तों, इसी के साथ आपको कोई सवाल पूछना हो या कोई शंका हो, समाधान अगर आपको चाहिए या कैसे आप अपनी प्रैक्टिस के अंदर एक इंटरनेशनल लेवल पर गुड मेडिकल प्रैक्टिस को अपनाते हुए प्रैक्टिस कर सकते हैं, तो मुझे ज़रूर संपर्क कीजिएगा और इसी एपिसोड्स के पार्ट्स में मैं एक नया टॉपिक लेके आऊँगा, जो कि आप बेहद पसंद करेंगे। नमस्ते।